हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपी के एजुकेशन कोर्स पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इतिहास के विभाजन के बारे में और मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि आग की खोज कब हुई, पहिए का आविष्कार कब हुआ और मैंने आपको पूरी संस्कृति के बारे में भी बताया कि क्या क्या चीज़ें उस समय पर हुआ करती थी। आज हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता, जो भी मैं आपके साथ इस समय पर डिस्कस कर रही हूँ, मेरा फोकस है यूपीपीएससी हो, आरओ एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए 2021 के लिए ये एक तरीके का रिवीजन सेट है। इसको आप देखते चलिए, आपको बहुत सारा फायदा यहाँ से हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप नोट डाउन करते चलें ताकि एग्जाम के लास्ट टाइम पर आप आसानी से उनको रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछी जाती है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो कब से मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ये सर्वमान्य तिथि मानी गई है। अगर आपके पास एग्जाम में ये ऑप्शन आता है तो बिना सोचे समझे इसको आपको टिक करना होगा। इसका जो विस्तार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब देखते हैं तिथि निर्धारण की कार्बन 14 जो विधि है, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि तिथि निर्धारण की विधि कौन सी है, तो भाई वो है कार्बन 14 और इसकी खोज अमेरिका के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, उन्होंने की थी। कब की थी? 1946 में BF लीवी के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि कार्बन 14 की जो खोज हुई इसको किसने किया था और कहाँ की गई थी? तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, उनके द्वारा इसे किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जो होती है, जो कार्बन 14 है और इसकी जो मात्रा होगी वो जितनी कम रहती है वो उतनी ही ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है। तो अगर आप देख लें इसको किसी भी हिसाब से, अगर आप मतलब कर लेते हैं तो कार्बन 14 की मात्रा डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी? अगर आप देखें कि जितनी कम होगी वो क्या हो जाएगी, उतनी ही प्राचीन उसे माना जाएगा। तो जितनी मात्रा कम उतनी ही ज़्यादा वो पुरानी होगी। सिंधु सभ्यता की जो खोज है 1921 में, जिन जिन पर मैं पॉइंट करती जाऊं जरूर इनको ध्यान रखते जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसकी? सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में कहा जा रहा है। कम से कम अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। चलिए, बहुत अंदर का पॉइंट नहीं पता होता है लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक या फिर कांस्य युग में इनको रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन कौन थे? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो PCS का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन इस तरीके से कई बार स्टेटमेंट में भी पूछ लिए जाते हैं। सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा इन्होंने करी थी। किसने? सर जॉन मार्शल ने ऐसा बताया कि भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक विधिवत और एक अच्छी खासी फली फूली हुई एक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुदकार्गेडोर बलूचिस्तान में है। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। कई बार केवल जगह ही पूछ ली जाती है कि सुदकार्गेडोर कहाँ पर है, तो ये बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा। कहाँ पर बता रहे हैं? अखनूर के निकट मादा, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल जो है वो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आपसे पता है पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अपने मैप में अपने हिसाब से याद करने के लिए आप इनको बना लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी और आप इन्हें आसानी से भूलेंगे भी नहीं। आप जहाँ पर भी बनाएं पूरा का पूरा इनको बना लें। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ सारे स्थल आप यहाँ पर लिखिएगा और अपने हिसाब से इनको पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, हम सभी जानते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से हैं वो? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
और गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। मैंने तो इसे किसी ट्रिक से याद किया था, किसी ट्रिक में पहले पहले लेटर्स ले लिए थे और मुझे फिर आज तक ही याद रहता है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप ऐसे ही इनको बना लीजिएगा, और ताकि आपको याद रहे। और याद रखने के लिए एक ही चीज़ है कि आपको कोई ना कोई ट्रिक तो बनानी ही पड़ेगी। मैंने MGH करके ऐसे बना लिया था, MGH-DRK, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। MGH की जगह MDH कर लीजिएगा। आपको कोई लाइन वाइज तो याद रखना नहीं है, तो आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। आप इसको पास में कर लीजिएगा तो MDH-GRK आपको ऐसे याद रह जाएगा। कुछ मसालों से रिलेटेड हो जाती हैं चीज़ें, जैसे MDH के मसाले थे, तो कुछ धीमे धीमे आपको दिमाग में फिर ये चीज़ें बैठ जाएंगी। एटलीस्ट 3 स्थल तो आपको ऐसे ही फिर याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही इनको बना बना के याद करिएगा। अब देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले? गुजरात में खोजे गए, क्योंकि वहाँ पर खोजे गए इसलिए वहाँ पर ही मिले। लोथल एवं, अब देखते हैं, लोथल एवं सोतकोद्दा सिंधु सभ्यता का क्या था? ये बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। बहुत बार पूछा जाता है कि लोथल और सोतकोद्दा क्या है, तो ये बंदरगाह थे। कहाँ पर थे ये आप मैप में देखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमें कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के बारे में सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा भी जाता है। बहुत बड़ा स्नानाकुंड था यहाँ पर, और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी इसे माना जाता है। ये सब पैरामीटर्स कभी पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए बताए गए हैं। अग्निकुंड जो है वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा आप मुझे, लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, सुतकोद्दा कहाँ है? ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो इस मूर्ति के बारे में कई बार पूछा जाता है आपसे। मोहनजोदड़ो से नृत्य की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, ये भी पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब लाइन वाइज क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपने डाला है, मैंने आपको, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में, तो आप क्या करें, सिंधु सभ्यता लिख लें और छोटे छोटे से लाइन वाइज ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाते चलें। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया एक कांस्य मूर्ति, एम बना दिया आगे, मतलब मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। सबसे अधिक हमें और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कहाँ से, ऐसे ही बनाते जाइएगा। तो धीमे धीमे आपको फिर वो नोट्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं और आपको याद भी हो जाएंगी। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा भी दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हुदड़ो से। सिंधु सभ्यता की कपि भाव चित्रात्मक है। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि कहाँ से लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति जो होती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ऐसे आपको इसे याद रखना है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली यह पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कहाँ की थी? पहली सभ्यता सुमेरिया की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति को अपनाया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। जो पीछे की ओर घर होते थे उनकी ओर खुला करते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे जो थे वो केवल मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। तो कहाँ की बात करी जा रही है? लोथल के बारे में। केवल लोथल जो था नगर, उसके दरवाजे, जो नगर थे उसके दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़कों की ओर, पीछे सड़कों की ओर खुला करते थे, बाकी सब पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल मैंने बताया गेहूं और जौ थी, लास्ट वीडियो में भी बताया था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे मीठे के प्रयोग करने के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि शहद जंगलों में या इन सब चीज़ों में आसानी से मिल जाती थी। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती का होने का प्रमाण मिलता है। पूछा जाता है चावल की खेती या धान की खेती के लिए, तो रंगपुर एवं लोथल। चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये तो इतनी बार डिस्कस हो चुका है, आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। अब देखते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार, अगर देखते हैं तो विदेशी व्यापार पहले जरा देख लेते हैं। तांबा जो था वो खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी जो थी वो अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना कर्नाटक से। देखिए ये तो आपको याद होंगे,
तांबा भी याद होगा खैतरी से, चांदी भी अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से। दिक्कत आती है जब पीछे के पूछ लिए जाते हैं एक दो, तो आप एक दो बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। टिन अफगानिस्तान से, गोमद सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, शीशा ईरान से। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट शीशा है, सोना है, टिन है और चांदी और तांबा है। बाकी गोमद और लाजवर्द शायद मुझे लगता है पूछे नहीं गए हैं और ना ही पूछे जाते हैं ज़्यादा। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सुदकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर हमें मिले हैं। पूछ लिया जाता है घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन होगा आप टिक कर देंगे। तौल की जो इकाई थी वो थी 16 के अनुपात में थी, ऐसा कहा जा रहा है संभवतः। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों ने, कितने लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं इन लोगों ने बैलगाड़ी देखी है? अगर देखी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही था। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है कि मेलुहा शब्द का प्रयोग या अभिप्राय किस लिए किया जाता था, तो सिंधु सभ्यता से ही इसका मतलब है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक मार्ग के हाथों में ही था। और देखते हैं, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बड़ा साम्राज्य था, उसी की जुड़वां राजधानी थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को ही उर्वरता की देवी मानते थे और उसी की पूजा किया करते थे। होता क्या था पहले समय में, जब लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो उनको सीधे भगवान से रिलेट करके मान लेते थे, या उनको प्रकृति की देवी या उर्वरता की देवी, इस तरीके से विभिन्न नाम देकर उनको मान लिया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही हमको मिलते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। जो स्वास्तिक चिन्ह है जो आजकल देखते हैं हम लोग बनाते हैं, तो इसका संबंध सूर्योपासना से ही लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिए क्या कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब सिंधु सभ्यता के समय पर या सिंधु घाटी में कहीं पर भी मंदिर नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। किसे पूजते थे? कुवड़ वाला जो सांड था उसको पूजा करते थे। स्त्री मृण मूर्तियां, मतलब मिट्टी की मूर्तियां जो होती थी, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि मातृ देवी की पूजा किया करते थे, तो उसी को ये फॉलो करते होंगे। अब देख लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्खननकर्ता, और कई बार एग्जाम में यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो अगर हड़प्पा की बात करें, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन पर मैं राउंड करती जाऊंगी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला दयाराम साहनी के द्वारा इसको, और ये मोदो स्वरूप वत्स और भी एक दो लोग हैं उनके द्वारा ये खोजा गया था। मोहनजोदड़ो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी ऐसे बना लीजिएगा, बीच में लिख लीजिएगा सिंधु नदी, ठीक है ना, सॉरी सिंधु नदी, और इसके आसपास आप लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो, सी बना लीजिएगा चुनहुदड़ो हो जाएगा, कोटजी बना लीजिएगा, तो यहाँ पर भी आप के बना सकते हैं हिंदी के हिसाब से, या फिर इसे भी आप सी बना लीजिए। ऐसे कर करके इनको ही याद करना पड़ेगा। अगर आप एक साथ सोचेंगे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं याद हो पाएंगी आपको। तो मोहनजोदड़ो भी बहुत महत्वपूर्ण है, चनहुदड़ो सिंधु, कालीबंगन घग्गर, कोटजी सिंधु। इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी, इनको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें खुद ही याद करनी पड़ेंगी, किस किस ने इनको कब कब खोजा था। रंगपुर है, मादर, रोपड़, सतलज नदी पर, और लोथल, भोगवा और आलमगीर हिंडन, सुद कादेदोर, दशक, बनमाली, रंगोई, धौलवीरा, लूनी, सोदकाहा, शौदिकौर। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। अब रही बात इनके जो उत्खननकर्ता हैं, सबके नाम तो याद नहीं रखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो आप इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रख सकते हैं। रोपड़ के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा, यगदत्त शर्मा, बहुत बार पूछा गया है। और अगर मैं बात करूँ ये मोहनजोदड़ो के और हड़प्पा के बारे में, तो आपको 100% पता ही होना चाहिए। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको पूछे तो सारे ही जाते हैं, लेकिन जितना हो सके आप उतना इनको अच्छे से याद कर लें।
अब देखते हैं, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है कि क्या सेंधववासी जो थे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। तो हाँ, ये किया करते थे। इसीलिए कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जानबूझकर फंसाने के लिए। सेंधववासी जो थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे और मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आसपास आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि इनके साधनों का प्रयोग किया करते थे। देखिए, उस समय पर कोई ऐसे एंटरटेनमेंट तो हुआ नहीं करते थे जो आज के टाइम पर है, तो वो जंगल की चीज़ों से ही अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। अब वो उनको जो उस समय पर ठीक लगता था वैसे वो किया करते थे। सेंधव सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्या बनाते थे? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकाली स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए था और किले से भी घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। देखिए, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। देखिए, कितने पुराने समय से ये चीज़ प्रचलित थी। पर्दा प्रथा भी थी और सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। देखिए, सेंधव सभ्यता के विनाश की अगर बात करें, मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ पहले डिस्कस किए हुए सारे टॉपिक। विनाश का कारण पता नहीं चल पाया। एक्चुअली में कई इतिहासकारों का कहना है कि बाढ़ आ गई थी, कई इतिहासकारों का कहना है कि कोई प्राकृतिक आपदाएं और भी आई थी, या फिर एक तरीके से बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था तो उसके बाद ख़त्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह के तथ्य हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार मेंस में भी पूछा जाता है कि सेंधव सभ्यता के विनाश के क्या क्या कारण थे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जान लेनी है। एग्जाम में आपके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।